हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ेंगे और उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे 100 प्लस इम्पोर्टेंट जो सेक्शन बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे और सभी चैप्टर का नाम हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखो, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई ये पूछे कि 45 सेक्शन क्या बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, 11 क्या बताता है या फिर 115 क्या बताता है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्लस सेक्शन को याद करने की कोशिश करेंगे, विद ट्रिक याद करेंगे और सभी चैप्टर के नेम विद ट्रिक हम याद करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने आईपीसी की हुई है। आईपीसी की 100 प्लस धाराएं विद ट्रिक याद की हुई हैं और सबको याद भी हो गई होंगी जिन्होंने ये वीडियो देखी है आईपीसी की। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी तरह हमने सीआरपीसी के 100 प्लस इंपॉर्टेंट धाराओं को ट्रिक से याद किया है और अध्याय भी ट्रिक से याद किए हैं और सीआरपीसी के अध्याय भी 37 अध्याय को भी ट्रिक से याद करवाया है। तो देखो, मेरा मोटिव यही रहेगा इस वीडियो का कि आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। अगर आपने एविडेंस एक्ट की, इसमें देखो एक बात बताता हूँ आपको, 3 वीडियो आएंगी। एविडेंस एक्ट की कितनी वीडियो आएंगी? 3 वीडियो। 2 वीडियो तो 100 प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शन को ट्रिक से याद करवाएंगे और 1 वीडियो चैप्टर को ट्रिक से याद कराएंगे। चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर और धारा कितनी है? 167। तो देखो, इसके बाद आपको एविडेंस एक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद आपका जो 1 डे एग्जाम होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम, उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एविडेंस एक्ट से। हाँ, ये तो आप सबको पता भी होगा कि 2-3 घंटे में पूरा डिटेल से नहीं हो पाएगा। हम लोग सिर्फ ट्रिक पे फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो को, यानी फर्स्ट टाइम एविडेंस एक्ट पढ़ रहा है, उनके लिए तो सबसे बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि हम बेसिक को ज़्यादा बात करेंगे और ट्रिक की बात करेंगे। और जो एविडेंस एक्ट पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि वो धाराओं को याद कर पाएंगे। जैसे धारा 25 में क्या बताएगा, 26 में क्या आएगा, 17 में क्या आएगा, ये आप देखते ही बता दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। और उसके बाद एक देखो बात बताता हूँ। तो देखो, आईपीसी के नोट्स विद ट्रिक आपको अवेलेबल हो जाएंगे और सीआरपीसी के नोट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास और एविडेंस एक्ट के नोट्स भी अब इन वीडियो के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। यानी आप अभी इन तीनों नोट्स को ले सकते हो। 30 रुपीज़ की पेमेंट रहेगी इनकी, अलग अलग भी कर सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको दोनों भाषाओं में ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और पेमेंट मेथड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह करके आप व्हाट्सअप करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको कॉल नहीं करना है। बहुत कॉल आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो कॉल नहीं करना है। आपको सिर्फ व्हाट्सअप पर रिप्लाई मिल जाएगा। 1-2 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, तो कॉल मत करना प्लीज़। आप ये नंबर है और यहाँ से आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पर आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एविडेंस एक्ट को पहले एक बार बेसिक से समझ लेते हैं और बेसिक से समझने के बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। और ट्रिक में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होने वाली है। किसको याद करने की? इंडियन एविडेंस एक्ट को। वैसे धारा याद नहीं होंगी और ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए एक बार ट्रिक को लगा के देखो, बाकी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके निर्माता, इंडियन एविडेंस एक्ट के निर्माता यानी उनके पिता कौन है? सर जेम्स स्टीफेन। ठीक है, जेम्स स्टीफेन, ये आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो सर जेम्स स्टीफेन इसके निर्माता है। और कानून कब पारित हुआ? जब देखो संसद में कानून पारित होता है तो वो तारीख कानून पारित बोलेंगे, और जब लागू होता है यानी गवर्नर हो या फिर राष्ट्रपति हो जो सिग्नेचर कर देता है तो उस समय क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो लागू कब हुआ था? 1 सितंबर को लागू हुआ था और 15 मार्च को क्या हुआ था? कानून पारित हुआ था संसद में। ठीक है, इसके पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट हो, शेड्यूल हो, ये अलग अलग चीज़ है ज़्यादा समझने के लिए। ठीक है, तो पार्ट 3, पहले पार्ट में किसकी बात करता है? पहले पार्ट में 1 से लेकर 55 तक धाराएं रहेंगी और दूसरे पार्ट में 56 से लेकर 100 तक और तीसरे पार्ट में 101 से लेकर 167 तक धाराएं रहेंगी। और पार्ट 1 किसके बारे में बताएगा? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट किस तरह से रिलेवेंट है। ठीक है, और पार्ट 2, भाग 2 किसके बारे में बताएगा? सबूत के बारे में बताएगा। और भाग 3 किसके बारे में बताएगा? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का पेश करना और प्रस्तुत करना किसके बारे में बताएगा? भाग 3। ठीक है, तो चलिए इनको
ही पढ़ना है। और देखो इसमें बताया था आपको सेक्शन कितने हैं 167, चैप्टर कितने हैं 11, ठीक है, और भाग कितने हैं 3। और उसके बाद देखो आपको एक बात और समझनी है कि एक तो ला दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव ला या फिर प्रोसीजर ला, यानी मूल विधि हो या प्रक्रिया विधि। मूल जिसका मूल यानी वो परिभाषा की बात करेगा, जिसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता है, तो वो क्या होता है मूल विधि। यानी जैसे अपराध और दंड की परिभाषा किस में आएगी, मूल विधि में। यानी किसी भी कानून को डिफाइन करता है क्या, मूल विधि। और प्रक्रिया विधि क्या होता है कि उसका दंड कैसे दिया जाएगा या प्रोसेस कैसे चलेगा, उसकी सुनवाई कैसे होगी। तो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट किस प्रकार की विधि है, प्रक्रिया विधि है, यानी प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक बेसिक बात। कुछ और बेसिक बातें देख लेते हैं कि साक्ष्य का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब क्या होता है। देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस है, एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो ऐसी कोई भी वस्तु जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। अब ये चीज़ें सारे आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे कि ऐसी कोई वस्तु जिससे विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है, कोई भी फैक्ट इन इश्यू है उसको प्रूफ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साक्ष्य। साक्ष्य यानी एविडेंस साक्ष्य, ठीक है। ये चीज़ें हमें तो पढ़नी है। अब देखो एक बात और रहेगी, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा लॉ है, लेक्स फोरी का लॉ कौन सा है, एविडेंस एक्ट किसका लॉ है, लेक्स फोरी का लॉ है। और लेक्स फोरी का मतलब ये होता है कि जिस प्लेस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिस जगह पर कार्रवाई की जा सकती है, उस जगह पर जो कानून होता है उसे कहते हैं लेक्स फोरी का लॉ। तो एविडेंस एक्ट कौन सा लॉ है, लेक्स फोरी का लॉ है। और ये लेक्स फोरी का लॉ पूरे राष्ट्र पर प्रभावी होता है। और ये बात किस में बताता है, धारा 1 में, ठीक है। तो देखो जो पार्ट 1 था रिलेवेंसी ऑफ एक्ट, उसमें धारा 1 से लेकर 55 तक होंगी। और आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 55 तक की इंपॉर्टेंट धाराओं को ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन क्लॉज है धारा नंबर 3 का, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी अच्छे से हो जाएगी सारी चीज़ें। अब देखो प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 किसकी बात करता है, प्रारंभिक, ये हम ट्रिक से बताएंगे। और चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगति, ये रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ बताएंगे, डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी। तो धारा 1 क्या बताता है, सबसे पहले देखिए आप। तो देखो यार सबसे पहले तो धारा 1 क्या बताएगी, धारा 1 शॉर्ट टाइटल बताएगी। टाइटल में हम ये बोलेंगे कि इसे हम द इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट टाइटल बता दिया। और एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूरे भारत में। और जब 31 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य से हटा के यूटी बना दिया गया था, तब से पूरे भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। वो तो शॉर्ट टाइटल हम क्या बोलेंगे, द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो बेसिक बातें हैं। और ये भी बता देता है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट मार्शल पर लागू होगा, बाकी पे नहीं होगा। अब देखो कोर्ट क्या है, कोर्ट में क्या क्या चीज़ आती हैं, वो चीज़ कौन सी धारा बताएगी, धारा नंबर 3। धारा 2 को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी निर्वचन खंड। अब निर्वचन खंड भी समझ में नहीं आया तो आपको समझो व्याख्या, यानी अर्थ स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है कौन, धारा नंबर 3। अब धारा नंबर 3 एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम कोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। धारा नंबर 3 में बहुत सारी डेफिनेशन है, चलिए उनको पढ़ते हैं। अगर आपने वो डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद एविडेंस एक्ट आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और फिर हम ट्रिक से मूव ऑन कर जाएंगे। अब देखो ध्यान से, कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जज, जो सभी जज आएंगे, मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, ठीक है। और ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर के अलावा सभी पर्सन। आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, मध्यस्थ यानी आम भाषा में बोले बिचौलिया। अब देखो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें तीसरा इंसान को बुला लिया उनकी मध्यस्थता करवाने के लिए, ठीक है। और वो दोनों पक्ष को सुनेगा, और ये जो फैसला सुनाएगा ये एक्चुअल में कोर्ट नहीं है। कोर्ट के अलावा अतिरिक्त होते हैं आर्बिट्रेटर्स, मध्यस्थ, और वो इंडियन एविडेंस एक्ट उस मध्यस्थ के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट मध्यस्थ पर लागू नहीं होता। अब देखो मध्यस्थ पर क्या होती है, जैसे कंपनियां हैं जो लोन देती हैं, तो वो क्या करती हैं, जैसे एक होगी कंपनी जिसे लोन देता है, और ये होगा पर्सन जो आम आदमी है, और ये कंपनी को लोन देता है। और कंपनी कोई किसी रिटायर्ड जज को या फिर कोई बहुत बड़े अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं, उनको क्या करेगा,
उनको आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लिया उनको कंपनी ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंपनी कोई भी इस पर्सन के साथ विवाद है वो किससे सुलझाएगी? आर्बिट्रेटर के थ्रू। यानी जैसे आपने लोन ले रखा तो उसका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, उसका मुकदमा किस में चलाएगा? आर्बिट्रेटर में। उसके लिए एक कानून बनाया गया है जिस कानून का नाम है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996। वो भी आपको बताएंगे थोड़ा सा। अभी के लिए ये समझ लो कि कोर्ट क्या होता है। कोर्ट में सभी जज मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, जज भी आ जाएंगे, यानी सिविल मामलों को सुनने वाले और क्रिमिनल मामलों को सुनने वाले दोनों में कोर्ट आएगा। यानी इसीलिए तो बोला था कि ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में लागू होगा, यानी सिविल कार्यवाही और दंडिक कार्यवाही दोनों में लागू होगा। क्या? एविडेंस एक्ट। अब देखो इसको कोर्ट की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। और एडीआर क्या होता है? एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये है कोर्ट के अलावा। अब देखो कोर्ट है, कोर्ट में तो भाई बहुत सारे मामले आते हैं, तो कोर्ट हमेशा वर्कलोड रहता है। तो इसके अलावा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं और वो फाइनेंशियल जो इश्यू है उनको रिजोल्व किया जाता है। तो ठीक है, जो पैसा मामला है वो किस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू निपटाया जाएगा बिना कोर्ट की हेल्प के। लेकिन पहले क्या होता था कि एक बात बताता हूँ मैं आपको। पहले जैसे किसी कंपनी से आपने लोन लिया, किसी आदमी ने, अगर वो लोन पे नहीं कर पा रहा तो ये आर्बिट्रेटर जो फैसला सुना देते थे उस फैसले को मानना पड़ता था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जैसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब इसको हटा दिया गया है, यानी ये जो आर्बिट्रेटर है इनकी पावर बहुत कम कर दी गई है। अब पावर बहुत कम कर दी गई है। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट हमने समझ लिया है। कोर्ट में क्या क्या आएगा? जज, मजिस्ट्रेट और सभी आदमी, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं आएंगे। ऑप्शन में यही मिलेगा, आर्बिट्रेटर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं फैक्ट। फैक्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने के लिए। जैसे आपकी इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिसने कुछ देखा है, सुना है, कुछ भी जो डे टू डे लाइफ की घटना है वो क्या होगी? फैक्ट होगी। अब देखो एक आदमी था, वो मूवी देख रहा था, तो वो भी क्या है कि फैक्ट है। अब देखो अगर आप मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आप बहुत प्रेशर में हो, तो ये भी क्या है? एक मेंटल कंडीशन है। ये भी क्या होगा? एक फैक्ट होगा। तो कुछ भी चीज़, जो कुछ भी घटना हो, जो किसी ने देखी हो, सुनी हो, वो सब किस में आएंगी? फैक्ट में। फैक्ट यानी हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? तथ्य। ठीक है, तो फैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तथ्य। तो तथ्य आप समझ गए होंगे। कुछ भी देखा हो, सुना हो, ये सारी चीज़ क्या होगी? फैक्ट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंट, सुसंगत। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेवेंट यानी सुसंगत। सुसंगत का मतलब क्या होता है? काम की चीज़। वो फैक्ट कब सुसंगत होगा? वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर, द वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब देखो बात बताता हूँ समझने की। फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इश्यू में होता है, विवाद में होता है, वो क्या होता है? फैक्ट इन इशू। जिस बात पर अगेंस्ट पार्टी सवाल उठाए वो क्या होता है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? एक होता है। जैसे देखो एक ए है, एक बी है, और देखो दोनों एक साथ थे, दोनों इस बात पर सहमत है, और दोनों एक साथ एक कमरे में सो रहे थे, ये बात भी दोनों सहमत है, तो ये फैक्ट है। लेकिन फैक्ट इन इशू नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ने मान ली हाँ भाई ये बात सच है, बी ने भी मान ली, ए ने भी मान ली कि हाँ बात सच है। लेकिन ए ने बी को पीट दिया। अब देखो ए ने बी को पीट दिया, बी कह रहा कि ए नहीं पीटा है, और ए कह रहा कि मैंने नहीं पीटा, कोई और पीट गया। तो अब देखो पिटम पिटाई में क्या हुआ कि ए ने बात मानी नहीं और बी ने क्या कहा? हाँ इसने पीटा। तो ये बात क्या हो गई? फैक्ट इन इश्यू हो गई है। तो इसके लिए इस फैक्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? एक पार्टी कह दे कि हाँ और दूसरी पार्टी कह दे ना, तो वो क्या हो जाता है? फैक्ट इन इश्यू, और उसको क्या किया जाएगा? न्यायालय में प्रूफ किया जाएगा। लेकिन फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करने के लिए कुछ और फैक्ट भी उसको लाने पड़ेंगे ताकि मामले की सच्चाई तक पहुंच सके, ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके। तो कोई फैक्ट कब सुसंगत होगा? उस फैक्ट इन इश्यू के जो काम के फैक्ट हैं वो क्या होंगे? सुसंगत होंगे। सुसंगत क्या होंगे? यानी काम के फैक्ट है।
तो इसी से वर्ड आता है रिलेवेंसी यानी सुसंगता। वो तथ्य जो न्यायालय के समक्ष पेश किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं, रिलेवेंसी। देखो एक बार लिख के बता देता हूं मैं। तो जो तथ्य, जो एविडेंस है जो कोर्ट में साबित किए जा सकते हैं वो सारे क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, यानी उसकी रिलेवेंसी होगी। तो रिलेवेंसी वो समझ में आई। अब देखो, अब आप बात समझ गए होंगे। एक तो कोर्ट में है ना, कोर्ट में दो चीज़ें साबित होंगी। एक तो फैक्ट इन इश्यू होगा, जो फैक्ट इश्यू में उसको साबित करना है, उसको साबित करना कोर्ट का डिसीजन है। और फैक्ट इन इश्यू को साबित करने के लिए बहुत सारे फैक्ट को मंगवाया जाएगा, बहुत सारे तथ्यों को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। तो वो क्या होगा, रिलेवेंसी, यानी वो होंगे काम की चीज़। रिलेवेंसी का मतलब ये होता है सुसंगत, यानी काम की चीज़। तो कोई भी फैक्ट काम का होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो, ए ने बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और ए 2 दिन पहले चाकू खरीद के लाया था, ठीक है। तो चाकू खरीद के लाया था तेज धारदार वाला, और चाकू से मर्डर किया था। तो इसका मतलब ये जो चाकू खरीद के लाया 2 दिन पहले, ये क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया, ये सुसंगत हो गई, यानी ये चीज़ काम की चीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि ये ए पर शक करवाता है कि ए ने ही बी का मर्डर किया था। तो ये क्या होगा, रिलेवेंसी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट की परिभाषा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर चीज़ को समझने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि हर पॉइंट पर क्वेश्चन बनेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वो होता है दस्तावेज जो कुछ भी लिखा हुआ हो, चित्र के रूप में हो, मार्क हो, जैसे सही या गलत का मार्क हो, या फिर मैप की बात करती हो, प्लान की बात हो, शिलालेख यानी कैरिकेचर ऑन ए स्टोन, यानी पत्थर पर कुछ लिखा हुआ, वो भी क्या होगा, दस्तावेज होगा। ये चीज़ क्या किसको परिभाषित करती है, डॉक्यूमेंट की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई थी, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर, मार्क ऑन ए बॉडी मोर देन वन ऑफ दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज्ड और इन विच वे बी यूज्ड, ठीक है। तो बात यही बोला कि लिखा हुआ, चित्र, मार्क, ये क्या होगा, दस्तावेज होगा। अब देखो साक्ष्य, एविडेंस क्या होता है, जो कोर्ट परमिट करता है कि रिक्वायर्ड टू बी मेड विट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। जो इंक्वायरी चलती है उसमें कोर्ट क्या करेगा, परमिट करेगा, कोर्ट परमिट क्या करेगा कि आप पेश करो, किसको पेश करो, स्टेटमेंट को पेश करो। तो ऑल एविडेंस क्या होता है कि स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट किसके द्वारा, बाय विटनेस, गवाहों के द्वारा। यानी देखो भाई, जो गवाह है, वो जो भी स्टेटमेंट पेश करेगा वो क्या होंगे, एविडेंस होगी। और वो स्टेटमेंट 2 प्रकार से पेश की जाती हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक होता है ओरल एविडेंस, यानी मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। अब देखो दस्तावेज तो हमने पढ़ा है, कुछ लिखा हुआ, चित्र, मार्क, ये सारे क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा ये बताया गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन से होते हैं, ऑडियो हो गया, वीडियो या फिर मतलब फोटो होगी जो फ़ोन में है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और ये किस में होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में होगी। ये बात भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। ओरल तो आप जानते हो, मौखिक जो खुद बोल के दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, न्यायालय के समक्ष जो चीज़ बोल के बताई जाती है, स्पोकन एविडेंस बाय विटनेस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट यूजुअली ऑन ओथ। ये होता है ना कि शपथ दिलवाते हैं कि मैं कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वो ओरल एविडेंस देता है, जो बात भी कहता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। अब नार्को टेस्ट तो आपको पता होगा, नहीं पता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से देख लेना। अब नार्को टेस्ट जो होता है वो ओरल एविडेंस होगा या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। अब देखो नार्को टेस्ट भी न्यायालय के समक्ष ही किया जाता है, इसलिए इसको किस में माना गया है, ओरल एविडेंस में माना गया है। नार्को टेस्ट कैसा है, मौखिक साक्ष्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो हर चीज़ पर धाराओं में पता चलेगा। अब देखो ओरल एविडेंस है वो सिर्फ कोर्ट के सामने दिए जाते हैं।
अगर आपने पुलिस के सामने ये बोल दिया कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो कोर्ट में इस बात को सुना भी नहीं जाएगा, इस बात का जिक्र भी नहीं होगा कि आपने पुलिस को क्या बोला था। ठीक है, तो ओरल एविडेंस हमेशा हमेशा न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया जाते। इसलिए अगर पुलिस आपको पीटे तो आप बोल देना हाँ मैंने अपराध किया, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना कुछ भी, क्योंकि पुलिस के सामने कभी भी बात न्यायालय में जिक्र भी नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ओरल एविडेंस कहाँ पे, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है केवल। और ये नार्को टेस्ट किस में है, ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो इसमें कौन से आते हैं, सभी लिखे हुए सारी चीज़ें, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। उसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट की ऑफिशियल जो PDF है वहाँ से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वहाँ से तैयारी किया है। और एक कुछ जो घटना चक्र है एविडेंस एक्ट की, हिंदी मीडियम में है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और एविडेंस एक्ट भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और ये चीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है GK Notes 22, बिना स्पेस दिए GK Notes और 22 डालना है। और वहाँ पर जो वीडियो का लिंक के साथ आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएंगी PDF, दोनों PDF मिल जाएगी, घटना चक्र की हिंदी और इंग्लिश में, और ऑफिशियल PDF इन हिंदी भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो एविडेंस एक्ट है यहीं से आपको मैं बता रहा हूँ। और देखो मैंने अच्छे नोट्स भी तैयार किए हुए हैं इनके, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करके जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। और देखो इनमें जो ट्रिक है वो भी इंक्लूड की गई हैं। ऑलमोस्ट धाराएँ मैंने कवर करवाई हैं, सभी धाराओं को ट्रिक से भी याद करवाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ ट्रिक से करवाई गई है। तो एक बार आप इनको समझ लो जल्दी, फिर हम ट्रिक के सफ़र पर निकल जाएंगे और ट्रिक के सफ़र के साथ ही एंडिंग करेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। अब साबित क्या होता है, ना साबित क्या होता है, और साबित नहीं हुआ। अब देखो ये साबित नहीं हुआ, ये भाषा आपको यूज़ करनी पड़ेगी, यानी नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब ये है कि नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो आप देखो साबित का मतलब क्या होगा। साबित का मतलब बहुत ही सिंपल बात है। ये साबित का मतलब क्या होगा, कोर्ट ने मान लिया कि ये तथ्य साबित कहलाएगा। कोर्ट ने मान लिया कि भाई हाँ ठीक है सही बात है, तो क्या होगा, साबित। अब कोर्ट ने माना ही नहीं तो क्या होगा, ना साबित होगा। तो कोर्ट ने बोला कि यह तथ्य एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, देखो अब समझने की कोशिश कीजिए कि कोर्ट ने मान लिया, यानी आपने कोर्ट में कोई भी सबूत पेश किया था। ठीक है, और वो सबूत कोर्ट ने बोला कि हाँ सत्य प्रूफ कर दिया कोर्ट ने कि हाँ भाई ये सच बात है, तो क्या होगा, साबित हो जाएगा। अगर वो कोर्ट ने बोला कि कोई जो सबूत दे रहे हो वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो ना साबित हो जाएगा। और अगर कोर्ट में ना तो प्रूव हुआ और ना ही डिसप्रूव हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, नॉट प्रूव्ड बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नॉट प्रूव्ड क्या होता है, जो ना तो प्रूव हुआ और ना ही डिसप्रूव हुआ। तो इसका ट्रिक यही है, देखो ट्रिक से बता देता हूँ। नॉट प्रूव्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसमें 2 चीज़ें और जोड़ देना, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। ठीक है, जैसे प्रूव्ड क्या है, साबित, डिसप्रूव्ड ना साबित, और नॉट प्रूव्ड का क्या बोलेंगे, साबित नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने नोट्स में अच्छे से लिख रखी है। अब एक चीज़, इंडिया की डेफिनेशन भी बता रखी है इसमें। इंडिया क्या है, भारत। अब तो पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया का मतलब ये है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले आता था एक्सक्लूडिंग। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नहीं आएगा, अब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत है। तो पूरे भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। अब देखो धारा एक क्या था, उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है, उसका विस्तार कहाँ तक है। और धारा 2 को क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था। और धारा 3 में क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी डेफिनेशन क्लॉज भी बोल सकते हैं उसे। तो धारा 3 किसकी बात करता है, डेफिनेशन की। तो हमने बहुत सारी डेफिनेशन को पढ़ लिया है। अब धारा नंबर 4 पर चलते हैं और उसके बाद सीधा सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा। अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखो एक बार फिर से। तो हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट में क्या नहीं आएगा, आर्बिट्रेटर नहीं आएगा, मध्यस्थ नहीं आएगा। और फैक्ट क्या होता है, तथ्य। ठीक है, फैक्ट जो हमारी इंद्रियों ने, सेंसेस ने जो कुछ देखा, सुना, महसूस किया, वो क्या होगा, फैक्ट। और रिलेवेंट। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप जम्मू कश्मीर में चले गए या फिर हिमाचल चले गए और वहाँ पर आपको सर्दी लग रही है, तो वो सर्दी लगना
क्या फैक्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। तो फैक्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सर्दी लग रही है आपको, तो ये फैक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। रिलेवेंट वो फैक्ट जो काम की चीज़ है, और फैक्ट इन इशू जिस फैक्ट पर कोर्ट फैसला सुनाएगा वो फैक्ट विवाद में है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है, दस्तावेज, ठीक है। और दस्तावेज होता है, और एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य। अब एक बात है, आपने देखा भी होगा, जो एविडेंस होता है वो दो प्रकार से बताया था आपको, मौखिक एविडेंस और दस्तावेजी साक्ष्य, यानी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। उसके बाद प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड बताया। प्रूव्ड, कोर्ट में भाई अगर आपने कोई भी तथ्य एविडेंस पेश किया और कोर्ट में वो सत्य साबित हो गया, यानी आप केस जीत गए, तो वो प्रूव्ड होगा। और अब अगर तथ्य आपने दिया साबित नहीं हुआ तो नहीं, ना साबित, ठीक है, नॉट प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं आगे, धारा नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 किसकी बात करता है, प्रिज्यूम की बात करता है। प्रिज्यूम यानी अनुमान। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि जो ऑफिशियल जो एविडेंस एक्ट है उसमें भाषा इतनी मुश्किल होती है कि समझ में आसानी से नहीं आती। जैसे अब देखो, मैं प्रिज्यूम का मतलब मान लो न भी समझ में आए, उपधारणा का भी न समझ में आए, लेकिन आप अनुमान से समझ सकते हो। इसको थोड़ा बहुत समझने के लिए आप बोल सकते हो अनुमान, ठीक है। तो अनुमान लगा सकता और अनुमान लगाएगा, और ये कंक्लूसिव यानी निश्चायक। कंक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि इसमें मानना पड़ेगा। अब देखो, इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि धारा नंबर 4 बताती है, उसमें आपको ये याद रखना है कि 1 2 3 4 कोर्ट तेरी जय जयकार, ठीक है, बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 कोर्ट तेरी जय जयकार। अब कोर्ट की जय जयकार क्यों हो रही है कि कोर्ट की मर्जी चलेगी कि वो किसी फैक्ट को माने या ना माने, या फिर मानना भी पड़ जाए, तो कोर्ट की मर्जी है। तो कोर्ट की जय जयकार हमेशा होती है, तो कोर्ट सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। तो 1 2 3 4, अब देखो 1 तो हमने पढ़ लिया और 2 निश्चित हो गया, 3 में डेफिनेशन थी और 4 में क्या था, प्रिजम्पशन यानी उपधारणा। 4 में क्या आएगा, उपधारणा। अब कोर्ट की जय जयकार क्यों होती है, कोर्ट की मर्जी, भाई माने या ना माने, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, यही तो बात बताता है कि धारा नंबर 4 में 3 बातें हैं, एक तो मे प्रिज्यूम, एक सेल प्रिज्यूम, और एक क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ, यानी उपधारणा कर सकेगा। अब देखो, उपधारणा कर सकेगा यानी कोर्ट की मर्जी है कि कोई भी फैक्ट है उसको प्रूव्ड मानना है। देखो, कोई फैक्ट है उसको प्रूव्ड माने, यानी साबित कर दे, या फिर ना साबित कर दे, या फिर साबित नहीं हुआ, कुछ भी कर सकता है, साबित भी कर सकता है, ना साबित भी कर सकता है, साबित नहीं हुआ, ये कोर्ट की मर्जी है। एक तो चीज़ ये होती है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की मर्जी चलती है, जैसे इसमें धारा आती है 87, 88, 90, 114, ठीक है। अब देखो, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो कोर्ट मानेगा, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, लेकिन बट कोर्ट कैन अलाउ अदर पार्टी टू बी डिसप्रूव्ड। अब एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, तो ये इस पार्टी ने कोई फैक्ट दिया, उसको कोर्ट ने मानना पड़ेगा, और दूसरी पार्टी को ये बोल सकता है कि भाई आप प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो कोर्ट इस पे मानेगा, लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में क्या होगा, मानेगा लेकिन दूसरी पार्टी को अलाउ करते हैं कि भाई इसको डिसप्रूव करके दिखाओ। अब तीसरा क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव यानी निश्चय, ये तो निश्चय यानी लॉ की लकीर है, ये कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और इसको डिसप्रूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे 41 है धारा में, 112, 113। अब देखो 41 धारा क्या बताती है, ये हम ट्रिक से याद करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे देखो, प्री जजमेंट है, जैसे कोई कोर्ट केस है, कोर्ट का पुराना जजमेंट है। अब पुराना जजमेंट है तो कोर्ट उसको मानेगा। अब किसी कोर्ट में जैसे कोई जिसका भी मुकदमा चल रहा था, उसका कोई प्रीवियस जजमेंट है किसी भी कोर्ट से, तो उस जजमेंट को कोर्ट लॉ की लकीर मानेगा, कि ये नहीं कि भाई जो पुराना जजमेंट था उसको भी प्रूव करवाने लग गए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा और डिसप्रूव करने के लिए उसको अलाउ नहीं करेगा। ये है सिंपल भाषा में बातें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो मे प्रिज्यूम कोर्ट की मर्जी, मे से क्या आएगा, मर्जी, और सेल में क्या होगा, मानेगा लेकिन दूसरी पार्टी को अलाउ करेगा। और कंक्लूसिव निश्चय, कंक्लूजन तो पहले से ही है, इसका कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। तो धारा नंबर 4 ये बताता है कि 1 2 3 4 कोर्ट तेरी जय जयकार। 1 2 3 4
कोर्ट तेरी जय जयकार। तो 4 में क्या आएगा, कोर्ट की जय जयकार। कोर्ट क्या करेगा, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। उसके बाद आ जाती है धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 5 सिर्फ एक ही बात करती है कि जो एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। ये कई कहता है कि भाई जो फैक्ट इन इश्यू है उसी के तो एविडेंस दिए जाएंगे, यानी भाई जिस बात की लड़ाई है उसे के बारे में तो सबूत दिया जाएगा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब धारा 5 क्या बताती है कि फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बताती है। तो फैक्ट इन इश्यू जो फैक्ट विवाद में है। अब देखो ए है, ए एक दोस्त बी के पास गया और ए ने बी को पीट दिया, उनकी लड़ाई हो गई थी। तो ए ने बी को पीट दिया। अब कितना पीटा, गंभीर चोट आई कि नहीं आई, और वो क्या बनेगा, पीटना क्या बनेगा, पीटा है या नहीं, वो फैक्ट इन इश्यू बन जाएगा, फैक्ट इन इश्यू। और कोर्ट इसी के बारे में बात करेगा कि फैक्ट इन इश्यू है, कोर्ट उसी की सुनवाई करेगा। अब ए बी के पास मिठाई लेके गया था या क्या लेके गया था, या फिर और जो फालतू की बातें हैं जो ए और बी के पहले से दोस्त हैं उनका कोई मतलब नहीं रखेगा कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इश्यू की बात करेगा। लेकिन फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करने के लिए कुछ रिलेवेंट फैक्ट की भी ज़रूरत होगी कि ए किस इंटेंशन से लेकर गया था बी के पास। ठीक है, अब घर वाले क्या होते हैं कि जैसे कोर्ट तो ऐसे फैसला सुनाएगा फैक्ट इन इश्यू को, और घर वाले अगर ए बी के पास गया तो घर वाले ए को बोलेंगे कि वहाँ पर क्या करने गए थे आप, समझ रहे हो। तो ये तो वैसे ही बात है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, फैक्ट इन इश्यू पर काम करेगा, बाकी किसी पर काम नहीं करेगा। अब देखो रिलेवेंट फैक्ट है वो फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो धारा 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका असली सफ़र शुरू होता है धारा नंबर 6 से। धारा नंबर 6 क्या बताती है, रेच गेस्टे का सिद्धांत बताती है। तो ये एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, यह रेच गेस्टे का सिद्धांत है। अब देखो आपको मैं क्या बोला हूँ, ये है रेच गेस्टे का सिद्धांत है। ये किसका प्रिंसिपल है, रेच गेस्टे। अब आप बोलोगे कि रेच गेस्टे नहीं, रेस गेस्टे था, यही तो हमारी ट्रिक है, क्या रेच गेस्टे ये बोलना है आपको। तो अब देखो ये पता चल गया कि रेच गेस्टे का सिद्धांत क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। और 6 रेच में क्या आता है, 6। तो रेच गेस्टे, आप रेच गेस्टे कभी मत बोलना, रेच गेस्टे बोला। तो रेच गेस्टे का सिद्धांत कौन सी धारा बताती है, धारा नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा, ये हर बार पूछा जाता है, रेस गेस्टे का सिद्धांत कौन सा होगा, धारा नंबर 6। अब देखो रेस गेस्टे में से आप दो चीज़ और निकालो, लास्ट वाले वर्ड से और टे, से एस और टी। तो यानी सेम ट्रांजिशन में किए हुए जो भी एक्शन है और वो जो फैक्ट होंगे वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो एक ही समव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में कौन सी बताता है, अब धारा नंबर 6। अब देखो आपको समझने के लिए एक बात बताता हूँ, जैसे ए है और बी था रेलवे स्टेशन पर और ए ने आके उसको पीट दिया। अब देखो बी को जब ए ने पीटा तब बी क्या कर रहा था और ए किस मंशा से आया, वो उसी ट्रांजिशन का पार्ट है। और बी ने पिटने के तुरंत बाद क्या किया, उसको कैसे मतलब ट्रीटमेंट किया गया, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, सेम ट्रांजिशन में आएंगी, यानी उसी समय हुई। तो एक ही समव्यवहार का मतलब वो फैक्ट जो एक अपराध को करने के उद्देश्य से है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। बस आप एक चीज़ याद रखना, धारा नंबर 6 आए तो रेस गेस्टे बोल देना। 6 में 6 और रेस गेस्टे, और रेस से बना देना एस और टी से, यानी क्या मतलब हो जाएगा, रेस से एस और टे से टी, एस टी, सेम ट्रांजिशन। यानी जब लड़ाई होती है उससे पहले, उससे जस्ट पहले और उस टाइम जो कुछ भी हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और उसको प्रूफ करने से हमें ये पता चलेगा कि असली अपराधी कौन है। तो इसलिए वो फैक्ट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजिशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो धारा नंबर 6 क्या होगा, रेस गेस्टे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में रिवीजन भी करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया। अब धारा नंबर 7 देखिए आप, क्या है कि फैक्ट विच आर ओकेजन काज इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू, वो तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है। कोई बात नहीं समझ में आया। अब देखो इसमें क्या आता है, प्रसंग
या ओकेजन, इसे हम अवसर अवसर बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि अवसर, अगर आपको मौका मिल जाए। अब मौका कैसे मिलता है, जैसे ए है और बी है, और बी के पास क्या था, धन, और ये मेले में घूमने गया और वहाँ पर क्या हो गया, लूट गया, लूट लिया किसने, ए ने। और बी के पास जो धन था वो उसने ए को दिखा दिया था, या ए ने उसको धन को देख लिया था। तो अब देखो क्या हो गया कि ए को मौका मिल गया। अब वही तो होता है एटीएम मशीन पर, एटीएम मशीन पर कोई पैसे निकलवाता है और जो पीछे खड़ा है उसको पता चल जाता है, कि भाई पैसे निकाल लिए हैं, यानी उसको मौका मिल जाता है। मौके को यहाँ पर लिखा गया है ओकेजन, और अगर किसी को ओकेजन मिल जाए तो उसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसको वहाँ से लूट के भाग गए। ठीक है, तो ये चीज़ किस में बताता है, धारा नंबर 7 में। उसको जो मौका मिलता है ना कि उसके घटित होने के अवसर प्रदान कर दिया, यानी अवसर हो गया, अवसर प्रदान कर दिया। और उसके कारण अब देखो जैसे कुछ हाथापाई हुई और हाथापाई में जो निशान मिलते हैं वो भी क्या होंगे, रिलेवेंट फैक्ट होंगे, यानी वो भी काम की चीज़ है, धारा नंबर 7 बताती है। तो वो क्या होंगे, उसके कारण और उसके प्रभाव किस में होंगे, रिलेवेंट फैक्ट होंगे, यानी जो तथ्य मौका प्रदान करते हैं। अभी देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक ये है कि अगर आपको मौका मिले तो उसका साथ निभाओ, ना कि फ़ायदा उठाओ। यही तो बात थी। अब एटीएम है, एटीएम में कोई अकेला जो इनोसेंट पर्सन है वो पैसे निकलवाने आया कोई अपने काम से, और उसका चोरों ने क्या किया, मौका का फ़ायदा उठा लिया, गलत फ़ायदा, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर आपको ओकेजन मिले तो उसका साथ निभाओ, ना कि फ़ायदा उठाओ, वरना उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही बात तो किस में बताता है, साथ से याद रखना, साथ। तो साथ में क्या करना है, साथ निभाना है। किसका साथ निभाना है आपको, अगर आपको ओकेजन मिले तो किसी का भी हो, साथ निभाना है। कब निभाना है, ओकेजन मिले तो। ओकेजन किस में है, धारा नंबर 7 में। उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम से किस में आएगा, इफेक्ट, और काज भी किस में आ जाएगा, धारा नंबर 7 में। तो धारा नंबर 7 में क्या आ जाएगा, वो फैक्ट और जो विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये धारा नंबर 7 क्या बताती है, धारा नंबर 7 यही बताती है कि ओकेजन, काज एंड इफेक्ट। और इसमें 7 से कैसी ट्रिक बोला था आपको कि साथ किसका निभाओ, लेकिन ओकेजन, मौके का फ़ायदा, गलत फ़ायदा मत उठाओ, तो साथ निभाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है धारा नंबर 8। धारा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बताता है। धारा 8 क्या बताती है, देखो धारा 8 में ये होता है कि जैसे मान लो किसी को ठोस सबूत नहीं मिला, ठोस क्या नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, ठोस एविडेंस नहीं मिला, तो फिर अदालत क्या देखती है, उसका मोटिव देखती है। अब जैसे कोई ए है, ए ने कोई अपराध किया है, ये बात क्या है, फैक्ट इन इश्यू में। ए ने कोई भी जैसे चोरी हो या फिर मर्डर हो, कुछ भी हो, ए ने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध का कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो लेकिन तब क्या करेगा, तब है ना मोटिव, यानी उसका उद्देश्य। अगर ए ने कोई अपराध किया है और उसके पीछे ये अगर हमें उद्देश्य पता चल जाए तो भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मोटिव, उसका क्या उद्देश्य था है, और उसकी प्रिपरेशन, उसकी क्या तैयारियां थी उसके पीछे कि उसकी साजिश हो सकती है। और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी पूर्व या पश्चात का आचरण, यानी उसने अपराध किया उससे पहले वो क्या किया, और अपराध के पश्चात जैसे वो भाग गया, तो अपराध के पश्चात जो भागना है वो भी क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। धारा नंबर 8 ये बताती है। और अपराध से पहले वो किस तरह अचानक आ गया और आते ही भाग गया, जैसे जिस प्रकार से आया, यानी पूर्व से और पश्चात के से पहले या बाद में जो कुछ भी उसने किया, मोटिव, प्रिपरेशन, ये क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अब एक चीज़ उदाहरण के द्वारा बताता हूँ मैं आपको। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ए ने बी को क्या कर लिया, लूट लिया। ठीक है, तो ए ने लूट लिया। अब सी ने बोला कि जिसने भी लूटा है बी को, उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, तो तब ए भाग गया। अब ए का ये जो भागना था ये पश्चात का आचरण है, और ये चीज़ दिखाता है, उसके मोटिव को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ क्या होगी, धारा 8 के अकॉर्डिंग क्या होगी, रिलेवेंट होगी। तो ए का भागना क्या हो जाएगा, रिलेवेंट। अब जैसे ए ने क्या किया, बी का मर्डर कर दिया,
ठीक है, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब बी का मर्डर क्यों किया? क्योंकि बी से बहुत पैसे मांगता था, तो उसका इसमें क्या आता है, मोटिव पता चलता है। तो ये मोटिव, और बी पैसा देने से मना कर रहा था, तो इसमें मोटिव से हम पहुंच सकते हैं निर्णय तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट किस में आता है, धारा नंबर 8 में। अब देखो इसमें ये होता कि जैसे अब डायरेक्ट अगर एविडेंस मिल जाता, डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता तो फिर मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ये भी पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता तो मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। डायरेक्ट एविडेंस ज़्यादा वैल्यू रखता है, मोटिव तो चलो बाद में ज़रूरत पड़ती तब। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आप और 8 और आप और 8 से। ठीक है, आप और क्या हो जाएगा 8 और आप और क्या हो जाएगा 8 से। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, आ 8 से। अब देखो 8 से अगर 8 बनाओगे इंग्लिश में 8 से, तो 8 से बना देना एटिव से बना देना मोटिव। ऐसे बोल के बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, आ 8 से। ठीक है, और साथ में क्या था, साथ देना चाहिए किसी का मौका मिलने पर, ये नहीं कि उसको धोखा दे जाओ। ठीक है, तो धारा 8 में क्या आएगा, आ से, धारा नंबर 8। अब आ जाती है धारा नंबर 9। ठीक है, तो देखो 9 में क्या बताता है, धारा 9 क्या बताती है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। वो फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते लेकिन रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे देखिए कोई विटनेस है, साक्षी, कोई गवाह है और उसने ए को मर्डर करते हुए देखा था, लेकिन वो विटनेस बोला कि यार मैं न उसको एक बार देखा था, तब मैं पहचान नहीं पाता कि कैसा था, कौन था, लेकिन जब वो मेरे सामने आएगा तब मैं उसको देख लूँगा। यानी वो जब सामने आएगा तब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब देखो जब वो सामने आया तो कोर्ट ने 4-5 संदिग्ध पकड़ रखे थे, तो वहाँ से साक्षी से पूछते हैं, हाँ भाई ये था, नहीं ये था, नहीं ये था, हाँ यही था, इसको पकड़ो, इससे लो जानकारी सारी। अब देखो साक्षी ने देखा कि मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन इसके भी कुछ बहुत सारी कंडीशन है कि जब साक्षी ने उसको अपराध करते हुए देखा तो वो कितनी दूरी पर था, दिन में देखा या रात में, और ये साक्षी की मनोदशा कैसी थी कि ये समझदार है कि नहीं है या फिर वैसे ही नाम ले रहा है। तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। तो वो फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो किस में आएगा, धारा नंबर 9 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें इसी को क्या बोलते हैं, शिनाख्त कार्यवाही यही होती है कि उसको लाइन में खड़ा होकर पूछना। शिनाख्त परेड भी बोलते हैं इसे, शिनाख्त परेड। तो इसमें एक चीज़ ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से कि 9 तो इसे बोलेंगे 9 इंट्रोड्यूस। अब देखो ये चीज़ होती है 9 इंट्रोड्यूस। अगर आपने 9 इंट्रोड्यूस याद रख लिया तो 9 से क्या याद रखें, 9 और इंट्रोड्यूस से इंट्रोड्यूस, वो फैक्ट जो किसी रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो धारा नंबर 9 के बारे में बात बोलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है धारा नंबर 11। धारा 11 क्या बोलती है, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। जो रिलेवेंट नहीं है, और वो कब रिलेवेंट होगा, देखो रिलेवेंट का वही बताया था, रिलेवेंट पे ही कहानी चल रही है, 55 तक रिलेवेंट पर चलेगी। अब देखो धारा नंबर 55 तक, अब देखो रिलेवेंट क्या है, काम की चीज़, काम का फैक्ट। वो फैक्ट जो रिलेवेंट नहीं था लेकिन वो भी रिलेवेंट हो जाता है, कब हो जाता है, धारा 11 बताती है। तो धारा 11 कैसे बताती है, जैसे ए है, ए ने क्राइम किया, कहाँ पे, ए ने मान लो दिल्ली में क्राइम किया। ठीक है, तो ए ने कहा क्या, दिल्ली में क्राइम किया, और ए उस दिन, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने दिल्ली में क्राइम किया, और ए उस दिन कहाँ था, कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था। तो अब ए ने दिल्ली में क्राइम किया, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन ए कलकत्ता में था, कोई बात नहीं, ये रिलेवेंट नहीं था, लेकिन उसी दिन फैक्ट इन इश्यू में यह आ चुका है कि भाई क्या ए ने दिल्ली में क्राइम किया, तब है ना ए कलकत्ता में था, ये क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। वही बात से यार, वही बात है कि भाई कि बोले मैं तो उड़े था को नहीं, है ना, जो एट प्रेजेंट, जैसे जहाँ पर अपराध हुआ, अपराध की जगह पर आप प्रेजेंट नहीं थे, तो कहीं और थे, तो वो कहीं और होना पहले तो रिलेवेंट नहीं था,
लेकिन ये फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएगा कि भाई आपका ये प्रूफ कर देता है कि आपने अपराध नहीं किया। तो इसीलिए क्या आता है, व्हेन फैक्ट नोट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, जो रिलेवेंट भी नहीं है और वो भी रिलेवेंट हो जाते हैं, वो धारा 11 बताती है। तो अब ये चीज़ लाइन याद रख लेना। देखो धारा 11 में नोट रिलेवेंट रिलेवेंट याद नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है कि 1 और 1 11 होते हैं और नोट और रिलेवेंट भी 11 होते हैं। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और नोट रिलेवेंट और रिलेवेंट भी कितने, 11 होते हैं। तो ये चीज़ आप लाइन बोल देना। अब देखो 11 में क्या आएगा, फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट व्हेन बिकम रिलेवेंट। ठीक है, तो कितने होगी, 11। तो आप लाइन ये याद रखना, 1 और 1 11 होते हैं, नोट रिलेवेंट और रिलेवेंट 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट 11 होते हैं। जैसे 9 इंट्रोड्यूस, 9 में क्या आएगा, इंट्रोड्यूस, और 8 आ से यानी मोटिव की बात करेगा, और 7 किसी को 7 2 ओकेजन मिले तब, ऐसे नहीं कि उसका फ़ायदा उठाओ। तो ये हो गया धारा नंबर 11 तक। अब आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 11 तक आपको याद हो गया होगा। 1 और 1 11 होते हैं, नॉट रिलेवेंट और रिलेवेंट कितने होते हैं, 11। अब आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 14 क्या बताती है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी फीलिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो किसी की मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य, जो फैक्ट किसी की इंटेंशन को बताते हैं या फिर नॉलेज में बताते हैं, नेग्लिजेंस को बताते हैं, वो फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। गुड फेथ को बताते हैं, रैशनेस को बताते हैं, यानी उतावलापन। इसका मतलब क्या होता है, उतावलापन। और नेग्लिजेंस का क्या मतलब हो जाएगा, उपेक्षा। और गुड फेथ हो गया, या फिर सेल्फ विल हो, इल विल हो, या गुड विल हो, या फिर सदिच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मन की इच्छा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे एक चोरी का फ़ोन है, ठीक है, तो ए ने चोरी का फ़ोन खरीद लिया, और ए को नॉलेज थी कि ये फ़ोन चोरी का है, फिर भी ए ने खरीद लिया। इसका मतलब ए ने गलत काम किया, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी, और ये चीज़ कोर्ट संज्ञान मिलेगी, हाँ भाई तूने कैसे चोरी वाली चीज़ खरीद ली। तो ये चीज़ क्या है, नॉलेज में है उसके। इसी तरह कोई इंटेंशन हो, गुड फेथ हो, ये सारी चीज़ें रिलेवेंट होती हैं। यानी मन की दशा और शारीरिक संवेदना इज रिलेवेंट। ठीक है, वो फैक्ट जो मन की दशा को बताते हैं, नॉलेज को बताते हैं, गुड फेथ को बताते हैं, वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। अब देखो एक चीज़, ट्रिक, 14 की साल नहीं है भाई, आजकल तो अपराधी के हाव भाव देख के ही पता लगा लेते हैं कोर्ट। अब कोर्ट अपराधी के हाव भाव देख के ही पता लग जाता है कि भाई इसने अपराध किया है। तो 14 की साल नहीं है। अब ये बात बोलते हैं ना डायलॉग, 14 की साल है कि, तो 14 की साल है कि कोर्ट पता लगा लेगा तुम्हारे हाव भाव देख के। तो हाव भाव से क्या याद रखेंगे, स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन या शरीर की दशा। हाव भाव मन या शरीर की दशा को बताएगा। 14 की साल नहीं है और कोर्ट पता लगा लेगा, यानी मन की दशा को बताने वाले जो फैक्ट हैं वो फैक्ट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। धारा नंबर 14 ये कहती है। ब्रीफली बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है धारा नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या आएगा, एविडेंस नहीं, एडमिशन। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अब देखो धारा 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। धारा 17 में क्या है, स्वीकृति की परिभाषा। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ी सी बात कि स्वीकृति क्या होती है। एडमिशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी और एक और टर्म होती है कन्फेशन, यानी संस्वीकृति। और एडमिशन को क्या बोलेंगे, स्वीकृति, ठीक है। तो स्वीकृति और संस्वीकृति में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि स्वीकृति 17 में है और कन्फेशन है 24 में, ठीक है। ये आपको ट्रिक से बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो बात, अब स्वीकृति किस में होती है, सुसंगत फैक्ट, जो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट है और उनको आपने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई था, ठीक है। जैसे ये कहता है कि अपराध हुआ, जहाँ पर अपराध हुआ और उस अपराध होने वाली जगह पर क्या तू मौजूद था, हम बोल देंगे कि हाँ मैं मौजूद था, लेकिन अपराध तो नहीं किया। यानी कुछ फैक्ट को हमने स्वीकार किया है, हमने अपराध को स्वीकार नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, एडमिशन। एडमिशन में फैक्ट को स्वीकार करना। और उसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब ये है कि हाँ मैं ये अपराधी हूँ, ठीक है। तो इसमें कन्फेशन में सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और एडमिशन में क्या होगी, सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपराध वाली जगह पर मौजूद था, यानी उसने किसी एक फैक्ट को स्वीकार किया है, ठीक है। किसी एक फैक्ट को, रिलेवेंट फैक्ट को एडमिशन किया है, ठीक है। तो रिलेवेंट फैक्ट को एडमिशन करना,
एडमिशन और अपराध को स्वीकार करना किस में आ जाएगा, कन्फेशन में। तो कन्फेशन में तो क्या होता है कि कार्रवाई होती है तो सबसे पहले एडमिशन चलेगा, एडमिशन होते होते कन्फेशन भी बन जाता है, यानी अपराधी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कन्फेशन में सज़ा हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एडमिशन में तो सज़ा नहीं होएगी, ठीक है, एडमिशन में बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी। तो उसी तरह एडमिशन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ के बोलूँ तो इट इज़ ए स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस एज टू एनी रिलेवेंट फैक्ट। इसमें अपराध को स्वीकार करने के अलावा अन्य तथ्यों की स्वीकृति शामिल है। तो देखो अपराध को स्वीकार करने के अलावा अन्य तथ्यों की स्वीकृति शामिल है, तो किसमें है, इसमें अपराध को स्वीकार करने के अलावा अन्य तथ्यों की स्वीकृति। तो इसमें देखो अपराध को स्वीकार करने के अलावा अन्य तथ्यों की स्वीकृति क्या होगी, एडमिशन, और अपराध को स्वीकार कर लिया उसे क्या बोलेंगे, कन्फेशन। एडमिशन और कन्फेशन में कंफ्यूज नहीं होना, एडमिशन 17 कन्फेशन 24, ये आपको बताएंगे ट्रिक से। अब देखो एडमिशन में क्या बोलेंगे ट्रिक के कि जब भी खतरा से क्या याद रखेंगे, 17 खतरा महसूस हो तो एडमिशन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब वो किसी भी चीज़ का खतरा हो तो एडमिशन कर लो, कि मान लो कि हाँ भाई मैं था, ठीक है। खतरा कैसे होता है, जैसे पुलिस पीटने लगी तो भाई क्या तुम मौजूद थे, तो पुलिस पीट रही है तो आप बोल दो कि थे। ऐसे ट्रिक से याद रखना है, इसको सच्चाई से मत रिलेट करना, यानी जब भी खतरा महसूस हो तो हमें एडमिशन कर लेना चाहिए। लाइन याद रख लोगे, और अगर ये लाइन याद रख लोगे तो आपको ये धारा नंबर 17 याद हो जाएगी, ठीक है। अब धारा 17, 18, 19 ये दोनों तीनों एक साथ याद रखेंगे। इसको साफ कर देता हूँ मैं, 17 और धारा 18 और धारा 19, ठीक है। तो धारा 18 क्या बताती है और धारा 19 क्या बताती है। धारा 18 और 19 ये बताती है कि एडमिशन किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन किसके द्वारा किया जाएगा, बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग टू और हिज एजेंट, बाय शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज ड्राइव्ड। तो देखो धारा 17 में क्या होगा, स्वीकृति की परिभाषा। धारा 18, 19, 20 तीनों क्या बताती है, किन व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी और रिप्रेजेंटेटिव जो मानेगा, जो एडमिट करेगा वही कंपनी एडमिट करेगी उसकी बिहाफ पे, जैसे धारा 18 में बता रखा है। धारा 19 में बता रखा है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी हो, या फिर वाद के, धारा 20 क्या बताता है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभियुक्त के रूप में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां किस में आएगी, धारा 20 में, ठीक है। तो एक मैं आपको देखो, इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं कि 18 को डिटेल में पढ़ाना, 19 को डिटेल में पढ़ाना, 20 को मैं मोटा मोटा ये बता रहा हूँ और ट्रिक से भी बता रहा हूँ। धारा 17 में क्या आएगा, जब भी खतरा महसूस हो एडमिशन कर लेना चाहिए। और 18, 19, 20 को क्या करना है, आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 18, 19, 20 को आप इसके साथ ही पढ़ लेना कि किस व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, किस में आएगा, धारा नंबर 18, 19, 20 में। बाकी मैंने नोट्स में इसको अच्छे से लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो धारा नंबर हम पढ़ेंगे 24। 24 क्यों पढ़ेंगे, चौबे जी वाली धारा, तो क्योंकि 24 से हम चौबे जी ट्रिक बनाते हैं। धारा नंबर 24, धारा 24 क्या बताती है। धारा 24 एक बार मैं लिख देता हूँ, बाद में आपको ट्रिक से बता दूंगा। देखो अगर पूरे डिटेल से पढ़ाने लग गए तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक बार हम ओवरव्यू पे चलते हैं, क्योंकि जैसे आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना है, एविडेंस एक्ट को पढ़ने के लिए आप है ना सबसे पहले मोटा मोटा धाराओं को ट्रिक से याद कर लो कि 25 क्या बताता है, 45 क्या बताएगा, 6 क्या बताता है। उसके बाद 6 को डिटेल से पढ़ो, ठीक है। रेस गेस्टे का सिद्धांत बताया था 6 में, रेस गेस्टे, ठीक है। उसी तरह देखो धारा 24 को हमें पढ़ना। धारा 24 बोलते ही आपके मन में क्या आ जाना चाहिए, कन्फेशन। कैसे मन में आएगा ये आपको बता देते हैं। चौबे जी याद रखना है इसको, चौबे जी। अब देखो चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, ये मैंने लाइन बोली थी आईपीसी पढ़ाई तब। चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, यानी बेईमानी का मतलब क्या हो गया, डिसऑनेस्टी। और डिसऑनेस्टी किस में है, 24 में। तो आईपीसी की धारा 24, आईपीसी की धारा 24 क्या बताती है, बेईमानी। क्योंकि चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते, ऐसी ट्रिक बनाई थी हमने, बहुत अच्छी ट्रिक थी। अब देखो चौबे जी को बात फिर से आते हैं। चौबे जी बेईमान है नहीं, लेकिन उनको धमकी मिल गई, ठीक है। तो चौबे जी को क्या मिला, धमकी। चौबे जी को धमकी दी गई, इसलिए उन्होंने कन्फेशन कर लिया। तो कन्फेशन कर लिया किस में आएगा, धमकी के कारण। अब देखो धारा 24 क्या बताती है, अब समझने की कोशिश करो। कन्फेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस व्हेन रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इररिलेवेंट आएगा। तो देखो जो अगर आपने किसी को धमकी दी,
जैसे पुलिस होती है, पुलिस धमकी दे देती, पुलिस पीट के अपराध को इंड्यूसमेंट यानी उत्प्रेरणा या फिर प्रोमिस उससे वादा को करवा के कि बोलो कि भाई ये कहते हैं ना कि अपराध स्वीकार कर लो वरना आपको माँ की कसम लगेगी। ठीक है, प्रोमिस ये सब चीज़ें नहीं चलती। अगर आपने किसी के दबाव में आके और धमकी से अगर आपने अपराध को स्वीकार किया है तो वो फैक्ट इर्रिलेवेंट होगी, वो चीज़ क्या होगी, इर्रिलेवेंट होगी, यानी वो जो कन्फेशन है ये क्या हो जाएगी, इर्रिलेवेंट, यानी सुसंगत नहीं होगी, यानी इसे क्या बोलेंगे, विसंगत होगी। विसंगत क्या होता है, इर्रिलेवेंट। अब देखो इसको अब इसको सारी चीज़ मिटा दो। अब इसमें देखो, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। चौबे जी को धमकी दी गई थी इसलिए उन्होंने कन्फेशन कर लिया। अब चौबे से क्या याद रखेंगे, 24, और धमकी से क्या याद रखेंगे, इंड्यूसमेंट, थ्रीट, या फिर बोल देंगे इसे प्रोमिस बोल देंगे। और उसके कारण जो कन्फेशन होगा वो कन्फेशन क्या होगा, इर्रेलेवेंट होगा, यानी वो काम की चीज़ नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए है ना। अब देखो पुलिस, अब ये पुलिस से की भी बात आएगी आगे। जो पुलिस अगर अपने डंडे के दम पे अगर अपराध स्वीकार कर लेती है तो कोर्ट उसको मानता नहीं है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो 24 में क्या हुआ, चौबे जी को धमकी दी गई थी इसलिए उन्होंने कन्फेशन कर लिया। तो 24 में क्या आएगा कि जो थ्रीट, जो धमकी वाला है वो क्या हो जाएगा, इर्रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 25, धारा नंबर 25। धारा 25 क्या बताती है, देखो ध्यान से। धारा 25 देखो, 25 को ऐसे लिखते हैं 25 और पै और से, इसको पोस्टमार्टम कर देते हो। पै और से को बनाएंगे पू और ली और से, पुलिस। तो 25 पुलिस आप बोलते रहो। जैसे हमने बोला था ना इंट्रोड्यूस बोला था, तो नाइन से नो, और नो में क्या था, इंट्रोड्यूस, वो फैक्ट जो किसी रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो धारा नंबर 9 आएगा। इसी तरह 25 पुलिस, धारा 25 में पुलिस। अब देखो 24 आपने याद कर लिया, तो 24 कन्फेशन है, तो 24 के जो बाद में चलेंगे वो किससे रिलेटेड चलेंगे, कन्फेशन से। कन्फेशन का मतलब आपको बताया था कि अपराध को स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब मैं लिख देता हूँ ये बात। अब देखो ये कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके सामने आपने अपराध कबूल कर लिया तो आप अपराधी नहीं हो, वो कोर्ट में मान्य भी नहीं होगा। तो 25 यही तो बताती है, 25 पुलिस, यानी पुलिस के सामने कोई भी आपने, इसलिए कहते हैं कि भाई अगर पुलिस अगर आपको डंडा मारने लग जाए, पुलिस ने आपको डंडा मारना शुरू कर दिया, ऐसे पुलिस को बदनामी करते रहते हैं हम लोग, डंडा मारती है। बाकी पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शांति सेवा में। ठीक है, तो देखो अब पुलिस ने अगर डंडे से पीटना शुरू कर दिया, मैं तो यही सोचता था कि अगर पुलिस मेरे को पीटेगी तो मैं तो मान लूँगा कि हाँ मैंने ही अपराध किया है, क्योंकि कोर्ट में उसका जिक्र भी नहीं होता, नॉट टू बी प्रूव्ड, उसका जिक्र ही नहीं होगा अगर आपने पुलिस के सामने कुछ भी माना है या वो किया है, कन्फेशन किया है। तो इसलिए पुलिस बोले कि हाँ तूने आप मर्डर किया है, तो हाँ कहते हाँ मैंने किया है। आप अपराधी ना हो तो भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने की हुई बात कोर्ट में प्रूव नहीं होगी। और 25 से याद रखेंगे पुलिस, और पुलिस के सामने की हुई बात प्रूव नहीं होगी, कन्फेशन नहीं होगी, कन्फेशन प्रूव नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बात है ना, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, 25 में पुलिस ऑफिसर की बात बताता है, और कन्फेशन एक्यूज्ड वाइल इन पुलिस कस्टडी। अब देखो धारा 26 भी 25 के जैसे ही बात करती है, धारा नंबर 26। अब देखो धारा 26 क्या बताती है, पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करती थी, कौन, 25 पुलिस ऑफिसर, और ये क्या कहती है, पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में की हुई कन्फेशन भी नॉट प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो ये कहते हैं कि पुलिस की अभिरक्षा, जैसे पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी, अब देखो पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने तो कहीं पे भी कन्फेशन दे दो मानी नहीं जाएगी, लेकिन आप अगर पुलिस कस्टडी में हो, यानी पुलिस ने आपको कस्टडी में डाल रखा है, पकड़ रखा है, और उसमें अगर आपने कन्फेशन कर दिया, उसमें भी मान लिया, तो भी कोर्ट नहीं मानेगा। तो 25-26 सिमिलर बात करती है, 25 पुलिस ऑफिसर और 26 के है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी। अब देखो मैंने ये जो फालतू बातें बोलता हूँ ना, पुलिस कस्टडी, ये याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो पुलिस और कस्टडी से कस्टडी, और 6 से 26। ठीक है, तो 6 से क्या बनेगा, 26। तो पुलिस कस्टडी किस में आ जाएगा, 26 में, यानी पुलिस कस्टडी के अंदर जो भी आपने अपराध को कबूल कर लिया तो
आप अपराधी नहीं माने जाओगे, क्योंकि कोर्ट उसको जिक्र भी नहीं करेगा। जिक्र कौन सा है भाई, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी की बात करते हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट आता है धारा नंबर 27। धारा 27 वैसे तो अपवाद है इनके बारे में कि चलो एक बार, अब देखो धारा 27 में क्या है, देखो 24, 25, 26 का अपवाद है धारा नंबर 27। अब देखो धारा 24 में क्या था, कन्फेशन था। 24 जी ने कन्फेशन कर लिया था धमकी से, लेकिन वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने भी नहीं हुआ। और 26 यानी पुलिस कस्टडी में, यानी 24-25 का अपवाद क्या है 27, वो हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, यानी जो आरोपी है उससे कितनी जानकारी मिली पुलिस को और वो प्रूव की जा सकती है। जैसे पुलिस को इसमें मिला, किसी मर्डर केस में पुलिस को अपराधी के पास से पिस्टल मिल गया, पिस्टल बरामद हो गया। अब ये चीज़ तो रिलेवेंट हो गई, काम की चीज़ हो गई, तो ये चीज़ क्या की जाएगी, प्रूफ की जाएगी, ठीक है। अब धारा 27 क्या होगा, अपवाद है किसका, 24, 25, 26 का, तो इससे भी आपको ध्यान रखना। अब देखो ट्रिक से कैसे याद रखना, 27 से क्या याद रखेंगे, 27 से क्या याद रखेंगे आप, सत्तावाद, तो 27 से क्या याद रखेंगे, 27 और से क्या याद रखेंगे, सत्तावाद, और सत्तावाद से क्या याद रखेंगे, अपवाद यानी एक्सेप्शन किसका, 24, 25, 26 का, और एक्सेप्शन होगा तो पुलिस कोई भी अगर जानकारी होती है प्रूव नहीं होती, लेकिन कितनी इन्फॉर्मेशन प्रूव हो सकती है, मे बी प्रूव, ये किस में आएगा, धारा नंबर 27 में, यानी 24, 25, 26 का अपवाद क्या है, धारा नंबर 27। अब देखो ठीक है, कुछ तो हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है धारा नंबर 28 ये बोलती है कि कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रिजन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। देखो बात समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो धारा 28 क्या बोलती है कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, ये तो हमने धारा 24 में सुना था जो 24 जी को मिली थी, लेकिन इनसे दूर, यानी इनका कोई दिक्कत नहीं है। इनसे दूर होने के बाद जो कन्फेशन होगा, अब देखो किसी को धमकी भी नहीं दी गई, किसी को वचन भी नहीं दिए गए, और उत्प्रेरणा यानी उसको मार पिटा भी नहीं गया, तो उसके बाद जो उसने कन्फेशन किया यानी उसको संस्वीकृति बोलते हैं इसे, और वो रिलेवेंट होगा। तो यानी जिसको बिना धमकी के जो भी उसने संस्वीकृति यानी कन्फेशन किया वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, यानी अब धमकी से मुक्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि किसी ने अपराध कबूल कर लिया तो और वो बिना धमकी के अपराध कबूल कर लिया, यानी उसकी बात मानी जाएगी, यानी रिलेवेंट हो जाएगी ये चीज़ें, और जो रिलेवेंट होगी उसी पर कोर्ट संज्ञान लेगा, ठीक है। अब देखो 28 की ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से ये बोलेंगे कि अब आने दो, ऐसे 28 और ऐसे अब थोड़ी सी खराब ट्रिक है लेकिन कोई बात नहीं, अब आने दो, क्या करें, ऐसी ट्रिक मिलती भी नहीं है जल्दी से। अब आने दो, अब से क्या याद रखेंगे, 28 अब आने दो, क्योंकि अब धमकी खत्म हो गई है, अब बिना धमकी के जो कन्फेशन हो रहा है उसको अब आने दो। अब देखो 28 और ऐसे 29 आपको याद आ जाएगा अगर आपने ये चीज़ भी ध्यान में रख लिया। अब देखो ये चीज़, एक चीज़ तो होगी बिना धमकी के। अब धारा 29 क्या बताती है, धारा 29 थोड़ी सी अलग बात करती है। कैसे अलग बात करती है, कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रोमिस एंड सिक्रेसी, यानी देखो प्रोमिस एंड सिक्रेसी वाली बात। अब देखो किसी से, अब ये पुलिस करते हैं किसी से सच उगलवाना, इसमें ये बात होती है कि सच उगलवाना, ये कहते हैं ना कि जैसे ए और बी आपस में बातें कर रहे थे और ए बोला कि बी को कि मैं नहीं बताऊंगा, चलो मेरे को बता दे तूने अपराध किया है कि नहीं किया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, यानी उसको वादा कर लिया और उसको गुप्त रखने का वादा कर लिया, सिक्रेसी। पुलिस भी कभी कभार ये कह देती है कि मैं तुम्हें किसी को नहीं बताऊंगा, आप सच मुझे बता दो, और क्या पता वो रिकॉर्डिंग करके सबको सुना दे कि भाई देखो इसने मेरे को प्रोमिस के तहत बताया था कि मैंने ये अपराध किया है, यानी किसी से सच उगलवा लेते हैं उसको वादे कह के, ये धमकी से नहीं है।
अब ये बात है, आपको पता ही होगा कि ऐसे सुना है मैंने भी, आपने भी सुना होगा कि दारू पीने वाला आदमी सच बोलता है। तो किसी पुलिस क्या किया, किसी अपराधी है तो उसको क्या किया, दारू पिला के दारू पार्टी कर ली, दारू पार्टी। अब दारू पीते ही आदमी क्या करने लग गया, सच बोलने लग गया। ठीक है, ऐसी ये बात मतलब जनरली मानी जाती है, इसका सच्चाई की कोई बात नहीं कि सच बुलवाने के लिए दारू ही पिलानी ज़रूरी होती है। मान लो एक एग्जाम्पल है, तो वहाँ से पार्टी करते करते उसने सारा सच बता दिया, तो वो जो सच है वो क्या हो जाएगा, किसी भी प्रोमिस से, ऐसे दारू तो नहीं आना चाहिए इसमें, किसी भी प्रोमिस या वादा करके जो सच उगलवा लिया वो किस में आ जाएगा, धारा 29 में। और वो सच क्या होगा, रिलेवेंट होगा, यानी उस पर अमल किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये क्या है कि रिलेवेंसी, जो कन्फेशन होगा, कन्फेशन यानी अपराध कबूल करवाने आना, वो कन्फेशन यानी उन तय। अब देखो ये बात ध्यान रखना, ट्रिक बोल रहा हूँ मैं ये बात कि उन तय कसम खुआ के सच उगलवा लिया। अब देखो उन तय कसम खुआ के सच उगलवा लिया, ये किस में आ जाएगा, धारा नंबर 29 में। अब ये बात क्या बोलता है कि उन तय कसम खुआ के सच उगलवा लिया, उन तय से याद रखना 29, उन तय क्या याद रखेंगे 29, और कसम यानी प्रोमिस या सिक्रेसी का खुआ के सच उगलवा लिया, यानी प्रोमिस और सिक्रेसी से जो हमने कन्फेशन किया वो क्या होगा, 29 में रिलेवेंट होगा, तो विसंगत नहीं होगा ये क्या, धारा नंबर 29 का कन्फेशन। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। अब नंबर आ जाता है धारा नंबर 32 का। तो देखो धारा 32 क्या बताती है, केस इन विच रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। देखो कोई आदमी मर गया और वो पता नहीं लगा सकता। एक चीज़ ये बात होती है, कोई भी आदमी जिसका लापता होता है, लापता वो कितने वर्ष तक लापता होना चाहिए ताकि पुलिस उसको लापता घोषित कर दे। अब जैसे 2 दिन से लापता है, उसको लापता नहीं बोलेंगे। इस धारा के अकॉर्डिंग जैसे कोई 7 साल है, 7 साल से अधिक किसी का कोई सुराग नहीं मिला कि वो बंदा गया कहाँ पे, तो उसको डेड भी मान लिया जाता है, यानी वो सबूत देने के से काबिल नहीं है, जो समर्थ नहीं है, जो सबूत देने जो मिल नहीं सकता। ठीक है, तो धारा 32 उनके लिए है जो मर गया हो या फिर जो मिल नहीं सकता और जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, उनके लिए भी, और जिनकी हाजिरी न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती, वो धारा 32 के अंतर्गत आते हैं। और यानी जो इंसान मर गया यानी डेड हो गया, और वो डेड होने से पहले उसके जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, डेड होने से पहले उसके जो स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। और वो किन परिस्थिति में रिलेवेंट होंगे, वो 8 परिस्थितियाँ दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। 8 परिस्थितियां हैं, आपको पता होना चाहिए। 8 परिस्थितियां वो हैं जिनके केस में उसने जो स्टेटमेंट दी है मरने से पहले, वो क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट हो जाएंगी। अब एक बात बताता हूँ आपको, अगर कोई इंसान मरने से पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं, और बाद में वो मरा नहीं, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होएगी। तो मरने से पहले, अब देखो ये चलो ठीक है, मरने की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो बात ये है कि ट्रिक की बात, एक आदमी था, एक इंसान था, उसके 32 के 32 दांत टूट गए। 32 के 32 दांत टूटने के बाद अगर 32 का 32 दांत टूट गए तो वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इसका मतलब वो क्या हो गया, वो डेड हो गया है, मर गया है, डेड हो गया है। तो जो इंसान जिसके 32 के 32 दांत टूट गए, यानी वो मर गया है, और वो स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता, क्योंकि दांतों का रोल होता है बोलने में। तो ये चीज़ आपका ट्रिक है। 32 से क्या याद रखोगे, डेड, यानी 32 से क्या याद रखोगे कि वो बोल नहीं सकता, स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और इसका मतलब क्या हो गया, डेड। और डेड की बात करता है, डेड एंड कैन नॉट बी फाउंड इन सेक्शन 32। धारा नंबर 32 क्या बताती है कि वो केस रिलेवेंट हो जाएंगे, फैक्ट हो जाएंगे जो आदमी मर गया और उससे पहले के बयानबाजी, और 8 परिस्थितियां आपने पता होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम धारा नंबर 34 की तरफ चलते हैं। धारा 34 किसकी बात करता है कि स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार के पास एक डायरी होती है। ठीक है, डायरी जिसे बुक बोल लेंगे। उस बुक में जैसे वो हिसाब किताब की बुक होती है, उसमें जो एंट्री होती है
वो रिलेवेंट होती है भाई दुकानदार की जो एंट्री। लेकिन उससे पहले आप 35 को समझो। 35 में देखो प्रताप अंकल है, वो प्रताप अंकल, प्रताप से याद रखना 35, 35 से क्या याद रखोगे प्रताप, तो ठीक है। और प्रताप अंकल की एंट्री माननी पड़ेगी। अब देखो कोई सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी के ऑफिशियल रजिस्टर में जो रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड रिलेवेंट होगा क्योंकि वो रिकॉर्ड सच्चा है, ठीक है। तो प्रताप अंकल की एंट्री माननी पड़ेगी क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। तो रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, यानी किसी ड्यूटी के परफॉर्म में जो एंट्री है वो क्या होगी, रिलेवेंट होगी। यानी प्रताप अंकल की एंट्री माननी पड़ेगी क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। तो देखो ये होता है कि भाई प्रताप अंकल, प्रताप से क्या रखोगे 35, और सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं और उनकी जो एंट्री होती है वो माननी पड़ती है। तो 35 में किस में बात करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एंट्री की बात करता है, ठीक है। कर्तव्य पालन में यानी सरकारी कर्मचारी के रिकॉर्ड में की गई एंट्री रिलेवेंट होती है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। तो 35 से याद रखिए 35 सरकारी कर्मचारी, एंट्री रिलेवेंट। अब देखो धारा नंबर 34, धारा 34 में अब बोल देते हैं हम इसको भी कि चल कोई ना तेरी भी एंट्री मान लेते हैं। तो चल कोई ना, चल कोई ना, बात को समझ, चल से याद रखना 34 और कोई ना तेरी भी एंट्री मान लेते हैं। अब देखो इसकी एंट्री कौन सी थी, ये था दुकानदार। 34 में प्रताप अंकल तो हैं किसमें, सरकारी कर्मचारी 35 में, और 34 में क्या है, जो नॉर्मल दुकानदार है तो उसने जो नॉर्मल लेखा जोखा रखा है उसकी एंट्री को भी एज एन रिलेवेंट यूज किया जा सकता है। रिलेवेंसी है यानी वो भी काम की चीज़ है, ठीक है। तो एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, ठीक है। ये हो गया धारा नंबर 34। अब देखो धारा 34 से पहले हमने क्या पढ़ा था, धारा 24, चौबे जी को धमकी दी गई थी इसलिए उसने क्या कर लिया था, कन्फेशन कर लिया था। और 14 में क्या पढ़ा था कि 14 की साल नहीं है, पुलिस आपके हाव भाव देख के आपको पहचान लेती है। तो हाव भाव से क्या याद रखा था हमने, उसकी मन की दशा या शरीर की दशा, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी। और 4 में हमने क्या पढ़ा था, 1 2 3 4, कोर्ट तेरी जजकार, कोर्ट उसको सेल्फ प्रिज्यूम, में प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ भी मान सकता है। तो देखो आपको याद हो रही है ना 34, 24, 14 और 4, ऐसे आपको ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ। अभी देखना लास्ट में रिवीजन करवाने की भी कोशिश करूँगा मैं अगर टाइम बच गया तो, ठीक है। अब देखो धारा 35 हो चुका है, धारा नंबर 36। धारा नंबर 36 क्या बताता है, धारा नंबर 36 से आपको क्या याद रखना है कि 36 का आंकड़ा नहीं होता। किस में 36 का आंकड़ा नहीं होता, लिखित और चार्ट में। जैसे आपने कोई भी डाटा लिखा है, डाटा, और फिर उसका आपने क्या बना दिया, एक चार्ट बना दिया, ठीक है। उस चार्ट में और जिसमें डाटा है उस डाटा के आधार पर चार्ट, उसमें 36 का आंकड़ा नहीं होता। ये बात मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आपको, ये बात तो पता है कि कोई टेबुलर फॉर्म में डाटा लिख दो या फिर उसका चार्ट बना दो, उनमें कोई 36 का आंकड़ा थोड़ी होता है। लेकिन इससे हमारी ट्रिक डेराइव हो जाती है कि 36 में क्या आएगा, डाटा और चार्ट का जिक्र करेगा। मैप, चार्ट और प्लान, यानी जो स्टेटमेंट मैप के फॉर्म में है या चार्ट के फॉर्म में है या किसी प्लान में है वो भी क्या हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है। व्हेन रिलेवेंट, कब रिलेवेंट होएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रिलेवेंट, यानी 36 का आंकड़ा नहीं होता किसमें, चार्ट और डाटा में। इससे आप चार्ट याद रख लेना, चार्ट से आपका काम चल जाएगा। चार्ट और आंकड़ा में 36 का आंकड़ा नहीं होता, ठीक है। अब धारा नंबर 37 क्या बताती है, 37 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धारा नंबर 37 इसको भी लिख देता हूँ। अब देखो धारा 37 क्या बताती है, स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी एक्ट में हो या फिर किसी नोटिफिकेशन अधिसूचना में हो और या एक्ट से। अब जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। अब आईपीसी है, आईपीसी भी एक एक्ट है और उस एक्ट में जो चीज़ें स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होती हैं, यानी वो चीज़ें सरकार नहीं, कोर्ट उसको इज्जत करता है, यानी रिलेवेंट मानता है। वो काम की चीज़ है, उसकी इज्जत करता है। उसमें जो रूल और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन है, उससे भी सहायता ले सकते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है कि इसमें कि एक्ट और नोटिफिकेशन में जो स्टेटमेंट होती हैं वो होती हैं रिलेवेंट होती हैं, काम की चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो बस वही चलेगा, औरों की भी इज्जत करता है ये। अब देखो बात ये है कि एक्ट और नोटिफिकेशन से सहायता ले सकते हैं, ये बात है कि दूसरे एक्ट की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। सहायता से क्या याद रखेंगे, 37, और 37 में किसका वर्णन है, एक्ट और नोटिफिकेशन का वर्णन है। और वो जो
वो एक्ट, वो स्टेटमेंट जो फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जो यानी जो जनता की भलाई के लिए जो स्टेटमेंट होती हैं और नोटिफिकेशन होता है उसको, उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो 37 के अंतर्गत किस में होंगी, रिलेवेंट होंगी। तो एक्ट और नोटिफिकेशन वर्ड याद रखना धारा नंबर 37 के लिए, ठीक है। धारा नंबर 37 सहायता। अब देखो 37 से क्या याद रखोगे, सहायता, और एक्ट और नोटिफिकेशन किस में आ जाएगा, 37 में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम कहाँ चलते हैं, धारा नंबर 38। धारा 38 क्या कहता है कि रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक। अब देखो धारा 38 क्या बताता है, धारा 38 बताता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, जो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएंगी कंटेन इन लॉ बुक, किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश की जो कानून की किताब है उसमें जो स्टेटमेंट होती है वो भी रिलेवेंट होती हैं। तो ठीक है, 38 में क्या याद रखना, अड़ना नहीं है, अड़ना नहीं है, किस कहाँ नहीं अड़ना है, दूसरे देश की, दूसरे देश के लॉ बुक, कानून की किताब की स्टेटमेंट से हम उसकी भी मानेंगे, स्टेटमेंट से अड़ना नहीं है, ठीक है। अड़ना से याद रखना 38 में क्या आ जाएगा कि दूसरे देश की लॉ बुक की स्टेटमेंट से अड़ना नहीं है। तो धारा नंबर 38 ये बताती है कि ये भी क्या होगी, रिलेवेंस होगी। एनी लॉ बुक, कोई भी लॉ बुक हो, चाहे दूसरे राज्य की भी हो, चाहे दूसरे देश की भी लॉ बुक हो, तो ये धारा 34 से लेकर 38 तक होगी। देखो ये बहुत ही इजी है। धारा 34 में क्या था कि चल तेरी भी एंट्री मान लेते हैं दुकानदार की। 35 में प्रताप अंकल एक सरकारी कर्मचारी है तो उसकी एंट्री माननी पड़ेगी, एंट्री उसकी रिलेवेंट होएगी। 36 में क्या होगा, 36 का आंकड़ा नहीं होता, किस में नहीं होता, जब आप डाटा टेबल में लिखते हो चाहे वैसे लिखो चार्ट में, तो चार्ट किस में आ जाएगा, 36 में, ठीक है। 37 में क्या होगा, सहायता, दूसरे एक्ट और नोटिफिकेशन होते हैं उनसे भी सहायता ले सकते हैं, यानी वो भी रिलेवेंट होगी। और 38 में क्या है, दूसरे देश की जो लॉ बुक है वहाँ के जो स्टेटमेंट है उनसे हमें अड़ना नहीं है, 38 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है धारा नंबर 40। धारा 40 में आपको क्या याद रखना है कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि एक अपराध की एक ही सज़ा होती है, यानी अगर आपको एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उसकी सुनवाई दोबारा नहीं होती। जिस अपराध पर, जिस मान ले कोई अपराध किया और उस पर अपराध पर आपको सज़ा हो चुकी है तो उस अपराध को दोबारा चर्चा भी नहीं किया जाएगा। ये धारा 40 बताती है कि प्रीवियस जजमेंट, जो पिछला जो जजमेंट था वो रिलेवेंट होता है। क्यों रिलेवेंट होता है, टू बार, रोक लगाने के लिए, किस पर, सेकंड या नया ट्रायल पर। तो सेकंड जो नया ट्रायल लगाता है, जैसे अपराध है उस पर प्रीवियस जजमेंट है वही चलेगा और उस पर नया ट्रायल पर रोक लगा देगा, वो किस में, धारा नंबर 40। अब देखो अनुमान 40 है, क्या याद रखेंगे, 40, और में लिखा हुआ है कि एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, तभी तो वो सेकंड सूट पर रोक लगा देगा, ठीक है। तो एक अपराध की एक सज़ा, हनुमान चालीसा, ठीक है। और धारा 41 भी यही तो बताता है। धारा 40 और 41 सिमिलर टाइप की चीज़ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। अब देखो कंक्लूसिव आपको बताया था, कंक्लूसिव प्रूफ वो होता है जिसमें कोर्ट को मानना पड़ता है कि हाँ भाई कोर्ट लोहे की लकीर है, ये कोर्ट तो मानेगा ही मानेगा इस बात को। जैसे पिछली बार उसको जो सज़ा हुई थी और उस अपराध की दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती, तो कोर्ट नहीं कर सकता उसकी सुनाई, क्योंकि उसको एक बार प्रीवियस जजमेंट से हो चुका है, ठीक है। उसी तरह रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट, कुछ सर्टेन जजमेंट ऐसे होते हैं। और देखो कि धारा 40 और 41 दोनों है ना, जैसे कोई अभियुक्त है जिसके ऊपर धारा 40 और धारा उसके प्रीवियस जजमेंट है, वो सिर्फ उसी के लिए लागू होते हैं। प्रीवियस जजमेंट सिर्फ उसी के लिए लागू होते हैं जो अभियुक्त होता है, धारा 40 और 41। और उसके बाद आती है धारा 42, धारा 42 में क्या होता है, जनरलाइज्ड है। ये धारा 41 में वर्णित से अलग निर्णय और आदेश जो धारा 41 में नहीं है उसके अलावा। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, 40 तो आपको याद रखोगे, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है एक अपराध की एक सज़ा, और 40 के साथ 41 को भी याद रख लोगे कि प्रोबेट और मैट्रिमोनी और एडमिटेबिलिटी, और यह है इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब देखो धारा 42, धारा 42 में आपको कैसे याद रखना है, देखो धारा 42 में ये बोल देना कि भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे 8 अगस्त 1942 को हमने क्या पढ़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन देखा था, ठीक है। और उसमें याद रखना 41 छोड़ो आंदोलन। अब देखो 41 को छोड़ना है, एक्सेप्ट 41, जो धारा 41 में है ये जो चीज़ें, इनसे अलग
जो भी होगा डिक्री होगा या फिर ऑर्डर होगा, वो क्या आ जाएंगे, उसमें सुसंगति हो जाएंगे। और अब देखो कैसी बात होती है, लिखता हूँ मैं। तो धारा 42 क्या कहती है, 41 के अलावा जो भी वर्डिक्ट या ऑर्डर और आदेश या फरमान जारी होते हैं, जो सबके लिए होते हैं, वो फरमान भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। तो धारा 42 में किसका वर्णन है कि 41 में जो है उनको, उनसे अलावा किस में आ जाएगा, धारा 42 में क्या आ जाएगा ये। तो धारा 41 में वर्णित निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति से अलग हो और उसका प्रभाव क्या आएगा धारा 42 में। अब देखो धारा 42 हो चुका है, 41 छोड़ो, 41 को छोड़ के अब उसके बाद आ जाता है धारा 43। ये एक साथ याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। 43 में 41, 42 को छोड़ के से भिन्न निर्णय, जो डिसीजन 40 में भी नहीं है, 41 में भी नहीं है, 42 में भी नहीं है, तो इसमें 43 में क्या आ जाएगा, ये कि भिन्न निर्णय और कब रिलेवेंट हो जाएंगे, वो इसमें आ जाएगा धारा नंबर 43 में। अब देखो धारा 44 वो उस जजमेंट के बारे में बात करती है जो फ्रॉड के कारण कंक्लूजन या फिर जो फ्रॉड या कंक्लूजन यानी आपसी साठगांठ से हुआ है। तो फ्रॉड वाले जो जजमेंट होते हैं उनको भी प्रूव करने की कह सकती है। तो धारा 45 क्या है, 4/4, तो इसे बोलेंगे 4 फ्रॉड, ठीक है। तो 4/4 मत बोलना, आज के बाद आप बोलोगे 4/फ्रॉड। तो 4/फ्रॉड के जो डिसीजन होते हैं उनको भी प्रूफ करने के लिए कोर्ट बोल सकता है। तो धारा 44 बोलती है 4/फ्रॉड। तो 40 से लेकर 44 तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो धारा 44 क्या बोलती है कि फ्रॉड और कंक्लूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में भी प्रूव्ड। 4/फ्रॉड जो आपसी साठगांठ से होते हैं जजमेंट, उनको भी प्रूव करने के लिए बोल सकती है। तो ये एक्सेप्शन हो जाते हैं 41, 42 और 40 का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब ये धारा 45 और लास्ट बच जाता है, उसको और पढ़ लेते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो धारा 45 में एक चीज़ याद रखना, 45 से याद रखना, पागल लोगों को छोड़ के, इसकी मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि पागल लोगों को छोड़ के जो स्किल्ड डॉक्टर और इंजीनियर की राय ली जा सकती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब देखो, अब कोई पागल लोगों को छोड़ के, पागल से याद रखना 45, और स्किल्ड डॉक्टर और इंजीनियर की राय लेना। अब देखो स्किल्ड आना चाहिए। जैसे एक केस इसमें था, ऐसा था जिसमें एक सुनार था, सुनार जिसका बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो स्किल्ड है कि वो बता सकता है कौन सी चीज़, कौन सा मेटल सोना है या नहीं। तो उसकी भी राय एक बार ली गई थी। तो इसी तरह जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर से तो पोस्टमार्टम वगैरह सब रिपोर्ट डॉक्टर की तो राय लेते हैं। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट किस में आ जाएगा, 45 में, विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञों की राय। अब विशेषज्ञों की राय 45 से क्या याद रखोगे, पागल लोगों को छोड़ के जो स्किल्ड होते हैं या फिर विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय ली जाती है। तो 45 क्या आएगा, पागल लोगों को छोड़ के विशेषज्ञों की राय लेना किस में आ जाएगा, धारा नंबर 45 में। धारा नंबर 45 क्या बोलेगा, पागल लोगों को छोड़ के। तो ये लाइन आपको याद रख लेना, पागल लोगों को छोड़ के स्किल्ड डॉक्टर और इंजीनियर की राय ली जा सकती है। चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और कितना हमको याद हुआ है। अब देखो धारा 1 में क्या पढ़ा था हमने, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में बात करे थे, एविडेंस एक्ट। धारा 2 को निश्चित कर दिया गया। धारा 3 में क्या था, इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी डेफिनेशन क्लोज थी, बहुत सारे डेफिनेशन थी जिनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। धारा 4 में क्या था, 1 2 3 4 कोर्ट तेरी जज जयकार, कोर्ट की मर्जी होती है कि वो प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम कर ले या फिर निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ भी मान सकता है। 5 में हमने, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 में ये बताया था कि जो विवादक तथ्य हैं उनको ही पेश किया जाएगा, उनका ही सबूत दिया जाएगा यानी साक्ष्य दिया जा सकता है। और 6 में क्या याद करा था, रेच गेस्टे का सिद्धांत किसमें, 6 में, और रेच गेस्टे। और 6 में क्या होता है, रेच गेस्टे, रेस से एस और टे का टी यानी सेम ट्रांजिशन में होने वाले, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। 7 में किसी को अगर ओकेजन मिले तो किसी का साथ देना चाहिए, न कि उसका फायदा उठाना चाहिए। तो ओकेजन का वर्णन किस में था, ओकेजन काज इफेक्ट किस में था, 7 में। अब 8 से याद रखना, 8 और 8 से क्या याद रखा था, आज से यानी मोटिव, किसी का मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और
सब्सिक्वेंट कंडक्ट किस में आएगा 8 में। नो से क्या याद रखा था, ना इंट्रोड्यूस, ठीक है। नो से क्या याद रखा था, ना इंट्रोड्यूस, वो फैक्ट जो किसी नेसेसरी फैक्ट को, नेसेसरी होते हैं रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नो। और 11 में क्या कहा था कि नॉट रिलेवेंट एंड रिलेवेंट कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो फैक्ट विच इज़ नॉट रिलेवेंट व्हेन इट बिकम टू रिलेवेंट, ठीक है, 11 पढ़ा था। और 14 की साल नहीं होती अगर 14 की साल नहीं है, पुलिस आपके हाव भाव देख के, यानी मन की दशा को देख के आपको पता लगा लेती है, ठीक है। वो मन की दशा को बताने वाले तथ्य भी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। 17 अगर खतरा महसूस हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एडमिशन कर लेना चाहिए, एडमिशन। और 18, 19, 20 कौन एडमिशन कर सकता है, वो किस में आ जाएगा, 18, 19, 20 में, ठीक है। 24 में क्या था, चौबे जी ने कन्फेशन कर लिया था। क्यों कर लिया था कन्फेशन, क्योंकि उसको धमकी मिली गई थी, तो धमकी से कन्फेशन करना 24 में। और 24 से सीधा 28 पे आ जाओ, बिना धमकी के कन्फेशन, यानी बिना धमकी के कन्फेशन किया वो रिलेवेंट हो जाएगा, और धमकी से कन्फेशन किया वो रिलेवेंट नहीं होगा। 25 से हम क्या याद रखा था, 25 से हमने क्या बुलाया, पुलिस। तो पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन क्या होगा, काम का नहीं होगा। और 26 में कस्टडी, पुलिस का कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन भी प्रूव नहीं किया जाएगा। 27 से क्या याद रखा था, सत्तावाद यानी अपवाद, जो 25, 26, 24 का क्या हो, अपवाद हो, ठीक है। जैसे सिक्रेसी, उसको मैं भाई बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात बोल के उससे सच उगलवाना 27 में आ गया। अब देखो 29 क्या था, मैंने 27 का गलत बता दिया, ये 27 आएगा, 24, 25, 26 का अपवाद है, ठीक है। 29 में है उनते कसम खुआ के सच उगलवा लिया, तो 29 उनते। और 32 जिसके 32 के 32 दांत टूट गए हैं वो सबूत पेश नहीं कर सकता, यानी वो मर गया है। मरे हुए व्यक्ति के कथन कब सुसंगत होगी, धारा 32 बताती है। धारा 34 और 35 में क्या था, प्रताप अंकल की एंट्री माननी पड़ेगी क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। और 34 क्या है, चल कोई ना तेरी भी एंट्री मान लेते हैं, यानी ये कोई नॉर्मल दुकानदार है। 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, टेबल के फॉर्म में डाटा और चार्ट के फॉर्म में डाटा, यानी जो चार्ट होती है, चार्ट बोल दो या फिर मानचित्र बोल दो, उनकी जो कथन होते हैं वो भी रिलेवेंट होते हैं। और 37 सहायता हम ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, एक्ट और नोटिफिकेशन से, एक्ट एंड नोटिफिकेशन से हम क्या ले सकते हैं, सहायता। और 38 हमें अड़ना नहीं है किस पे, जो किसी भी लाभुक यानी किसी भी दूसरे देश की कानून की किताब है उससे हमें अड़ना नहीं है, उसकी हम बात मानेंगे। 39 में हमने नहीं पढ़ा, जरूरी नहीं था। 40 से क्या याद रखना, हनुमान चालीसा में ये लिखा है कि एक अपराध की एक ही सजा, यानी वो बार कर देती है, रोक लगा देती है, प्रीवियस जजमेंट रोक लगा देती है। और 41 भी प्रीवियस जजमेंट की बात करती है। दोनों क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। और 42 कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो 42 में क्या था, 1942 यानी भारत छोड़ो को मतलब 41 को छोड़ो, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करता हूँ, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। 43 में क्या था, 40, 41, 42 का क्या होगा, एक्सेप्शन, अपवाद होगा। अब 44 में क्या था, 4 बाई फ्रॉड, तो 4 बाई फ्रॉड बोलेंगे इसे। और 45 में क्या था, पागल लोगों को छोड़ के सबसे राय ली जाएगी, तो वो किस में आ जाएगा, धारा नंबर 45 में। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट धाराएं कर चुके हैं। तो एक वीडियो और आएगी, उसमें हम लोग बाकी जो बचे हैं इंपॉर्टेंट धाराएं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर की वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा और इतनी धाराओं के बारे में आपको नॉलेज होगी कि 24 क्या बताता है, 20 क्या बताएगा, 14 क्या बताएगा, तो उससे आपको अगर फ़ायदा मिला है तो आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।